कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है कृष्णकली उपन्यास का अध्याय 21। चलिए शुरू करते हैं। वह घर पहुंचा तो बरामदे में खड़ी परिवार की भीड़ को देखकर खिसिया गया। चिंतित बाबूजी उसकी अनुपस्थिति में कई बार पांडे जी को फोन कर चुके थे। पता नहीं किसी दुर्घटना में फंस गया हो, बड़ी तेज गाड़ी चलाता है। उनके चिंतातुर स्वर की छूत शायद पांडे जी को भी लग गई। कुछ ही देर में गाड़ी में कुन्नी को लेकर वे स्वयं उपस्थित हो गए। चिंतातुर जर्जर दंपत्ति छोटे पुत्र की अकाल मृत्यु से आवश्यकता से अधिक भीरू बन गए थे। कुन्नी को वहीं छोड़कर पांडे जी गाड़ी लेकर नटू घोष के यहाँ भी जाकर देख आए थे। लौट कर आ रहे थे कि प्रवीर की गाड़ी देख ली। कहाँ चले गए थे बेटा? हमने तो पूरा कलकत्ता ही छान डाला। कुन्नी तो रोने लगी। बड़े कच्चे दिल की है हमारी कुन्नी। प्रवीर खिसिया गया। बाबी जी को भी क्या सूझी कि उन्हें फोन कर दिया। कुन्नी ने मुंह कटाक्ष से भावी पति को बींध कर रख दिया। तू तो कभी इतनी अबेर नहीं करता था लल्ला। यहाँ मैं अभी पांडे जी से कह रही थी, अम्मा भावी पुत्रवधू के पास ऐसे अधिकार से खड़ी थीं जैसे उसका वरण कर अभी अभी डोली से उतारा हो। कुन्नी ने शायद भावी सास ससुर की उपस्थिति के सम्मान में सिर ढक लिया था। इससे उसका गोल गोल चेहरा और गोल रख रहा था। पति के रुष्क शुष्क उलझे बाल और सुदर्शन चेहरे से वह अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही थी। कल वह चला जाएगा, यही सोचकर स्निग्ध दृष्टि तरल हो उठी थी। अब बहुत रात हो गई है, समधिन हमें आज्ञा दीजिए। आपका लड़का घर आ गया, हमारी भी चिंता दूर हुई। बैठिए ना। माया ने 2-3 कुर्सियां खींचकर सामने बढ़ा दी। कुन्नी शायद बैठ भी जाती, पर पांडे जी अधैर्य से उठ गए। नहीं बैठी, अब बैठेंगे नहीं। 10 बजे की ट्रेन से मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। जाने से पहले उन्हें एक बार फिर रिमाइंड कराना होगा। अच्छा बेटा, टिल वी मीट। उन्होंने बड़े लाड़ से भाभी जमाता की पीठ थपथपाई, समधी समधिन से विदा ली और अनिच्छा से अड़ती पुत्री को एक प्रकार से खींचकर कार में बिठा दिया। कार के गेट से निकलते ही अम्मा देर से घर लौटे पुत्र के सामने खड़ी होकर रूंधे स्वर में कहने लगी, आज तूने हम दोनों की उम्र कम से कम 20 बरस तो बढ़ा ही दी बेटा। मंत्री जी सब ठीक ही कर देंगे। पांडे जी ने अभी बतलाया कि तू भी 15 अप्रैल के लिए राजी हो गया है। तब तक हमें भी सब सुविधा है। जया का ऑपरेशन मार्च में है और तेरी बदली भी हो जाएगी। इतने आनंद के दिन भी पुत्र के सूखे चेहरे का रहस्य अम्मा को समझ में नहीं आया। आशा के निर्वात दीप की मृत प्राय ज्योति किरण भी तब से बुझ गई। जिस दिए को कली ने स्वयं ही फूंक मारकर बुझा दिया था, उसमें क्या एक बत्ती अनजाने में अब तक धुक धुक कर रही थी? क्या पता न गया हो। एक दिन की छुट्टी बढ़ाई भी तो जा सकती है। जानती हो, बड़ा मज़ा आया। माया ने कली का हाथ पकड़ लिया। सच तुमने मिस किया। कल यहाँ रहती तो तुम कुन्नी को देख लेती। आवेश मूलक तेजस्वी कली झुककर विनम्र हो गई। अच्छा, क्या कल यहाँ आई थी? हाँ, पता नहीं कल पार्टी के बाद बड़ेदा कहाँ गायब हो गए। कली का चेहरा चिबुक से लेकर कर्णमूल तक लाल हो गया। सरला माया अपनी ही धुन में बकती जा रही थी। यहाँ बाबूजी, अम्मा सबका बुरा हाल हो गया। असल में जब छोटेदा का तार आया तब भी अचानक गोली सी दगी थी और फिर छोटी भाभी भी पर उगाकर ऐसी फुर्र हो गई। इसी से दोनों जब अच्छी बात सोच ही नहीं पाते। कभी कहते लाल बाजार में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, कहीं लल्ला वहीं न हो। कभी कहते हो न हो मोटर टकरा दी होगी। पांडे जी को फ़ोन कर दिया और वे बेचारे ताबड़तोड़ भागते आए। सुना कुन्नी तो बेचारी रोने भी लगी थी। सौतिया डाह से कली का सर्वांग दहक उठा। एक बार समूचे संसार को भस्म करने की ज्वाला आंखों में फिर उतर आई। जो निर्मोही तटस्थ होकर
उसे बार बार दूर ढकेलता रहा था, आज चलती बेला उसके क्लांत माथे पर अपनी चौड़ी हथेली के पल भर के स्पर्श से उसे किस अनोखे कीलक से ऐसे भरमा गया था। क्यों कुन्नी के नाम से उसका सर्वांग दहकने लगा था। जब वह व्हील पर टिकी हुई चौड़ी हथेलियों पर अपने अधरों का सील मोहर लगाने झुकी थी, क्या तब पल भर को भी उसके दिमाग में यह कटु सत्य नहीं कौंधा? सरलता से वश में आ गई नारी क्या कभी स्थायी रूप से पुरुष के हृदयासन पर आसीन होकर रह सकती है? कभी नहीं। किसी क्षण भी कुन्नी आकर उनकी खोखली अनामा सील मुहर को व्यर्थ कर सकती है। कुन्नी का कुल है, गोत्र है, खानदान है, पिता की प्रतिष्ठा है, और कली का न कुल है, न गोत्र, न खानदान, न पिता की प्रतिष्ठा ही है। अरे आपने तो सामान भी बंद कर लिया। अम्मा ने तो मुझे यही देखने भेजा था कि देख आऊं आप आ गई या नहीं, और मैं यहाँ बातों में लग गई। कह रही थी कल तो बेचारी इतनी दूर चली जाएगी, 2 बेला उसे उसकी पसंद की सब चीज़ खिला दूं। और पसंद भी कैसी है आपकी? उसने हंसकर कली की उदासी का व्यूह भंग करने की चेष्टा की। सुना आपको करेला बहुत पसंद है। क्या करूं माया? कली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें माया के भोले चेहरे पर जड़ दी। मुझे हमेशा कड़वी चीज़ें ही पसंद आती हैं, पर आज तो कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा है। बेहद थक गई हूँ। वाह जी, थक कैसे गई? हम आपके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाकर भूखे बैठे हैं। माया उसे चौके में खींच ले गई। जया दामोदर पुत्री सहित सिनेमा देखने चले गए थे। 2 दिन पूर्व अपने कमरे से ही कली ने भयानक गृह युद्ध की एक एक चिंगारी उड़ती देखी थी। रात भर जया की सिसकियों ने उसे सोने नहीं दिया था। लगता था क्रोध से भुनभुनाती रोती कलपती जया किसी भी क्षण पति को धक्का मारकर बाहर कर देगी। पर कैसा विचित्र मनोमालिन्य था इस दंपत्ति का। कभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे और कभी प्रणय के। अम्मा ने कली की थाली को कटोरियों से सजा दिया तो वह हंसने लगी। लगता है कल प्लेन में ही अपच होकर मरूंगी अम्मा। चुप कर, इतनी दूर जा रही है और ऐसी अलच्छनी बानी मुंह से निकाल रही है। मरे तेरे दुश्मन। मेरा तो मन न जाने कैसा हो रहा है। वहां तो सीता जी को भी राक्षसियों ने घेर लिया था। उन्हें छुड़ाने जैसे राम जी आए थे। भगवान करे तुझे छुड़ाने भी कोई आ जाए। जिन राम जी को छुड़ाने मैं बुलाऊंगी उनका नाम सुनकर फिर क्या तुम उन्हें आने दोगी अम्मा? फिर तो शायद तुम अपने चौके से मुझे अभी बाहर खदेड़ दोगी। कली करेले को मुंह में भर कर चूसती अम्मा को छेड़ने लगी। अम्मा का चेहरा न जाने कैसा हो गया। क्यों री? क्या कहीं किसी मुसल्ले किरिस्तान से तो शादी नहीं कर रही है? ऐसा मत करना कली। कितनी बार तुझसे तेरे माँ बाप का पता मांग चुकी हूँ, पर तू दे तब ना। क्या करोगी पता लेकर अम्मा? कली के मुख में पड़ा करेला अपनी स्वभावगत कटुता खोकर कितना मीठा लग रहा था। अरे करूंगी क्या बावली? यही लिखूंगी कि ऐसी सोने का टुकड़ा लड़की दी भगवान ने, पीले हाथ कर राजरानी बना डालो। पर राजा मिले तब ना अम्मा। कली की बड़ी बड़ी आंखों में क्षण क्षण बदलते रंग को माया एकटक देख रही थी। इसी से तो रावण के देश में जा रही हूँ। वह अंगुलियां चाटती उठ गई। अरे तुझे कौन बातों में हरा सकेगा? अम्मा उठकर कटोरी भर खीर ले आई। लल्ला को हमारी खीर बेहद पसंद है, उसी के लिए बनाई थी, पर खाई कहाँ। 2 चम्मच खाकर उठ गया। कली हास परिहास सब भूल गई। विवेकहीन जिह्वा पर एक निर्लज्ज याचना फिसलते फिसलते रुक गई। वही जूठी खीर मुझे ला दो ना अम्मा। जीभ न काट लेती तो शायद सचमुच ही अपनी स्वाभाविक मुंहफट निर्लज्जता से उस जूठी खीर के कटोरे को मांग बैठती। उस दिन माया स्वयं ही जिद कर उसके पास सो गई। आप तो कह रही हैं अभी आप अपना नया पता भी नहीं जानती। अच्छा तो आप ही हमको पहले चिट्ठी लिखिएगा, हमारा पता तो जानती हैं ना। माया हंसकर उसकी ओर करवट बदल कर लेट गई। काश उस पते ही को कली भूल पाती।
क्यों नहीं लिखूंगी माया। कली ने उस सामान्य परिचिता स्नेही लड़की की मुट्ठी दोनों हाथों में पकड़ ली। उस चेहरे को देखकर यत्न से भुलाया गया दूसरा चेहरा सामने आ गया। उसे शायद वह अब कभी नहीं देख पाएगी, पर क्या पता वह उसे देख ले। पत्नी के साथ देखी गई किसी फैशन परेड में, विश्व मेले के सजे कक्ष में या किसी फैशन पत्रिका के मुखपृष्ठ पर। एक बार कली के जी में आया कि एक दिन के लिए इलाहाबाद चली जाए। विवियन से मिलकर उसे अपने जीवन के नए मोड़ पर पल भर को खड़ी करने में दोष ही क्या था। वह प्रवीर को देख भी चुकी थी और देखकर शायद कुछ अप्रसन्न भी हुई थी। पर स्टेशन चलने का समय हुआ तो डाकिया विवियन का पत्र दे गया। पढ़ते ही कली ने झुंझलाकर फाड़ दिया। अब क्या करेगी इलाहाबाद जाकर? जिसे देखो वही घोंसला बनाने के लिए तिनके चुन रहा है। विवियन की सगाई हो गई थी और निकट भविष्य में होने वाले अपने विवाह के ड्रेसों की शॉपिंग के लिए वह कली को लेकर दिल्ली जाना चाहती थी। कली का क्या यही काम रह गया था? मॉडल है तो क्या वह अपने मित्रों प्रियजनों की भी मॉडल ही बनती रहेगी? अब न वह किसी को अपना पता देगी न चिट्ठी लिखेगी। किसी केंद्रच्युत उल्काखंड सी वह नवीन परिवेश में गहरी डुबकी लेकर ही ऐसी छिप जाएगी कि कोई जाल बिछाकर भी उसे न ढूंढ सके। ऐसी ही पहली डुबकी दी थी स्वयं उसकी जनदायिनी जननी ने, जब उसका नन्हा गला घोंटकर उसे एक अनजानी गोदी में पटक दिया था। दूसरी डुबकी खिलाई थी नियति ने, जब पीली कोठी, बड़ी माँ, वाणी मौसी और काकातुआ का पिंजरा सब हाथ हिलाकर एक साथ किसी धुंधले पर्दे के पीछे छिप गए थे। तीसरी डुबकी उसने स्वयं ली थी इस महानगरी में, जहां न फिर अम्मा उसे ढूंढ पाई थी न रोजी आंटी। पर इस डुबकी को किसी पेशेवर गोताखोर के चातुर्य से ही लेना होगा, जिससे ऊपर उठते बुलबुले देखकर गहरे जल के अतल तल में डूब गई उसकी सुकुमार देह के लिए सब मातम मना लें। न अब उसे इलाहाबाद जाना होगा न पौंडीचेरी। चंचल मन में उठ रही तर्क वितर्क की आंधी को उसने अपने विवेक के वातायन द्वार को यत्न से मूंद कर बाहर ठेल दिया। अब वह भारत नहीं लौटेगी। गाड़ी चलने लगी तो पल भर को जी न जाने कैसा हुआ। कुछ देर तक वह जगमगाती रोशनियों के उस विराट कार्निवाल से शहर को देखती रही। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। अचानक उसकी दृष्टि ऊपर और नीचे के बर्थ पर सिर से पैर तक एक सी नारंगी चादर ओढ़े जोड़े पर पड़ी। ऊपर के बर्थ पर सो रहे व्यक्ति के सिरहाने एक काला कमंडल धरा था और खूंटी पर लटकी एक लंबी सुपारी के से दानों की रुद्राक्ष की माला रेल के झटकों के साथ झटकती ताल से दे रही थी। चादर का रंग भी नारंगी नहीं, गेरुआ था। इतना लंबा सफ़र और साथ में साधुओं का यह एरिस्टोक्रेटिक जोड़ा। फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे उस मुर्दा बने सिर मुंह ढांप ढूंप कर सोने वाले सहयात्रियों की रहस्यमयी उपस्थिति से कली सहमी हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी सहमने वाली लड़की वह नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो उसी की उपस्थिति आज तक ऐसे बीसियों निद्रामग्न यात्रियों को सहमा चुकी थी। इतने बड़े स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर भी दोनों क्या चरस की दम लगाकर सो रहे थे। ऊपर के सो रहे यात्री का गोरा अंगूठा उसे एक बार दिखा और वह समझ गई कि ये कोई विदेशी नया नया दीक्षित स्वामी है। चलो अच्छा ही हुआ। चें चें पुएं पें करते बच्चों वाला कोई परिवार साथ चलता, क्या कोई नवविवाहिता जोड़ा ही सहयात्री बन गया होता तो वह बौखला जाती। जैसा उखड़ा मूड लेकर वह कलकत्ता छोड़ रही थी, उसके लिए ऐसा साहचर्य ही उसे शोभा देता था। अगल बगल में सो रहे उन लंब तड़ंग खबीस से साधुओं के जोड़े को देख उसे किसी भी संशय ने संशंकित नहीं किया। वह तकिया ठीक से लगाकर सोने ही जा रही थी कि ऊपर बर्थ पर पड़ी चादर हिली और पलक झपकाते ही वह व्यक्ति नीचे उतर गया। लग रहा था कि नीचे उतरने में उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। शायद उसकी
भयावह रूप से लंबी टांगें उसके बैठते ही स्वयं जमीन को छू गई थीं। धुंधले नीले बल्ब की रोशनी में उसके फिक्सों से संवारे गए जटाजूट को कली ने कनखियों से देख लिया। गोरे चेहरे पर यत्न से छटी सवरी दाढ़ी और चिकनी मूछें रामलीला के वनवासी रामचंद्र जी की ही सी नकली दाढ़ी मूछों सी बनावटी लग रही थी। उसने एक बार उड़ती दृष्टि से कली की ओर देखा और फिर नीचे सो रहे अपने साथी का कंधा पकड़कर हिलाने लगा। खाना निकालो जी, बड़ी भूख लगी है। नींद का बहाना बनाए आंखों तक चादर की यवनिका को सुविधानुसार उठाती गिराती कली चुपचाप पड़ी उस राजसी संत समागम का आनंद ले रही थी। दूसरी चादर का आवरण हटा और कली ने देखा कि जग कर बैठने वाली संत नहीं, संतनी थी। ऊपर की बर्थ से नीचे उतर उसे जगाने वाला गैरिक वसनधारी स्वामी उसके पास बैठ गया और धीमे स्वर में फुसफुसाने लगा। कभी कभी रात्रि की निस्तब्धता में ऐसी फुसफुसाहट नगाड़े दमाड़े के चोट से भी अधिक स्पष्ट होकर कानों में बजने लगती है। कौन है ये? कहाँ से चढ़ी? पुरुष के कंठ ने पूछा। पता नहीं, मैं तो सो गई थी। लगता है सियालदा से ही बैठी है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वह उठी और कली ने फिर पतली चादर के ताने बाने के औदारे से देखा कि उठने वाली भी अपने गैरिकधारी साथी की ही भांति कद्दावर ऊंची हृष्ट पुष्ट महिला है। रंग सांवला होने पर भी बनावट अनुपम थी। गेरुए रंग की चुस्त सलवार और किसी साईं बाबा के से ढीले कुर्ते में छिपी स्वामिनी की कलात्मक रुचि को कली की मॉडल की दृष्टि ने पल भर में भांप लिया। उस सन्यासिनी ने अपने डल ड्रेस को जैसा स्मार्ट बनाकर पहन लिया था, उसे शायद विदेश के किसी मॉडलिंग स्कूल की छात्रा भी वैसी लुभावनी सज्जा में नहीं साध सकती। शरीर की कृशता स्वाभाविक नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पोलो की कृशता की भांति वह चाबुक से साध कर बनाई गई थी। चेहरे की वयस 40 से ऊपर, बड़े बड़े चप्पल खंजन नयनों की 20 के आसपास और कसी कमीज में यत्न से कसकर घटाई गई कृशता की वयस देखने वालों को अनायास ही अपने वर्ष के कैशोर्य की मरीचिका में बांध सकती थी। स्टील का कटोरदान खोलकर वह बड़े धैर्य से बार बार सामने की बर्थ पर पतली चादर से मुंह ढांपकर पड़ी कली की ओर सहम कर देखती। कटोरदान के डिब्बे को साथी के सामने सजाती जा रही थी। उसके हाथ से डिब्बे एक प्रकार से अधैर्य से छीनने को तत्पर उसका वो भिक्षुक साथी इधर उधर देखे बिना किसी भूखमरे कंगले भिक्षु की भांति कचर कचर खाए जा रहा था। बीच बीच में उसकी गंभीर संगिनी उसे कटोरदान का जलतरंग बजाने पर या गिलास लुढ़गा देने पर धीमे स्वर में टोकती भी जा रही थी। शोर मत करो प्लीज, कहीं वो जग न जाए। पर कली के जग जाने का ऐसा क्या भय? ओह, अब समझ में आया। कली ने करवट बदलकर हंसी रोक ली। स्वामी जी ने कटोरदान से 2 उबले अंडे निकालकर मुंह में धर लिए थे और फिर दूसरे कटोरदान में किसी प्रागैतिहासिक युग के से जीव का विराट हड्डा निकालकर चिचोड़ने लगे थे। सचमुच ही तो संगिनी का सहमना उचित था। सिर पर जटाजूट, ठुड्डी पर लंबी दाढ़ी, गैरिक वसन, कंठ में रुद्राक्ष की माला, सिरहाने कमंडल और अंडों हड्डियों का फलाहार। देखने वाला भी आखिर क्या कहेगा, पर खाने वाले को किसी की चिंता नहीं थी। करवट बदलने पर भी कली बड़ी देर तक उनके सुदीर्घ भोजन की कचर कचर सुनती रही थी। फिर उसने स्वामी जी के गटागट घुटके गए किसी रहस्यमय पेय की गटगट का ध्वनि संगीत भी सुना। क्यों जी, पीली पत्तियों वाला जर्दा नहीं लाई क्या? उनका झुंझलाया स्वर ही उनके क्रोधी असंयमी स्वभाव का स्वयं परिचय दे गया। शांत सहचरी से निश्चय ही भूल हो गई थी।
वह बड़ी देर तक नम्र स्वर में क्षमा मांगती जा रही थी, पर उनकी बिड़बिड़ बंद नहीं हुई। क्यों खाएं हम तुम्हारा काला तंबाकू? जानती हो कि हमें तुम्हारा वह काला बारूद एकदम नापसंद है। अपनी चीज रखना तो नहीं भूली, हमारी चीज भूल गई। अब किसी स्टेशन पर उतरकर हमें किसी पान वाले से खरीद कर ला देना। बिना पीली पत्ती के हमें नींद नहीं आती। फिर शायद किसी उदार पान वाले ने उनकी खुराक जुटा दी थी, क्योंकि तड़के ही कली की नींद टूटी तो स्वामी जी खर्राटे ले रहे थे। खर्राटे भी ऐसे कि आरोह से अवरोह तगड़ा। पौ नहीं फटी थी। कली खिड़की खोलकर बैठ गई। भागते वृक्ष और खेत खलिहानों के बीच रेल की खुली खिड़की से उसे ऐसे ही अस्पष्ट लुका छिपी खेलते म्लान सूर्य की किरणों को ढूंढने में बड़ा आनंद आता था। दूर दूर तक फैले ताड़ के पेड़ों का झुरमुट और झोपड़ियों का क्षण क्षण बदलता शिल्प आंखें बांध रहा था। कैसा विचित्र था भारत! प्रत्येक दिशा के शिल्प में बहुरूपी शिल्पी की विभिन्न शैली। उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो शायद वह शिल्पी पेस्टल रंगों से बनाकर चित्र प्रस्तुत करता। उस प्रातःकालीन सूर्य की रक्ताभ किरणों के सरसों के पीताभ पुष्पों से संगम में रंग भरने के लिए रंगभीनी तुलिका से ही काम नहीं चलता। पल पल में रंग बदलते सरसों के खेत, हवा में झूमती गेहूं की बालियां, तराई के संगम से हाथ हिला हिलाकर विदा लेती कुमायूं की दुर्गम पर्वत श्रेणियां, नहरों का क्षीण कलेवर, जैसा ही बहुरंगी वैभव वैसा ही मेल खाता प्रकृति दत्त अनुपम पेस्टल रंग। पर एक ही बात थी, उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो वह क्या इतने तड़के ऐसी खिड़की खोल कर देख पाती? कतार की कतार में लोटा लेकर बैठे निर्लज्ज गंवारू भीड़ प्रकृति के उस सुरम्य चित्र में कोलतार पोत कर रख देती। लगता था ससुरे रेलवे टाइम टेबल देखकर ही लोटा लेकर जम गए हैं। जितनी बार वह मंद स्मिता उषा का स्वागत करने ट्रेन की खिड़की खोलकर मुंह बाहर निकालती, उतनी ही बार मीलों तक फैली लोटाधारी निर्लज्ज पंगत करारा थप्पड़ मारकर उसका मुंह खिड़की के भीतर कर देती। कभी कभी बचकाने क्रोध से वह बौखला जाती, पर इस ओर के ग्रामवासियों में शायद ऐसी कुव्यवस्था नहीं थी। अचानक कली को उन्हीं प्रातः स्मरणीय लोटाधारी ग्रामीणों की निर्लज्ज मुद्रा की स्मृति गुदगुदा गई। वह हंसने लगी। क्यों हंस रही हो बेटी? मीठी आवाज से चौंक कर कली मुड़ गई। वही हंसमुख संतनी उसकी सीट पर आकर बैठ गई थी। कली खिसिया गई। जिस बात को याद कर उसे हंसी आई थी वह क्या बतलाने की थी? उसने कुछ नहीं कहा। कहाँ तक जा रही हो? मुखरा वैरागिनी ने चट से दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अभी तो धनुषकोटी जा रही हूँ, वैसे जाऊंगी सिलोन। अरे, बड़ी दूर जा रही हो, और वो भी अकेले? मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। कली ने उतनी दूर जाने की कैफियत सी दी। अच्छा, नौकरी करती हो? हमने तो सोचा कि किसी फिल्म कंपनी में काम करती होगी। क्यों, क्या वैसी लगती हूँ मैं? कली ने हंसकर पूछा। हाँ, एकदम चेहरा मोहरा तो हमें याद रहता है, पर नाम याद नहीं रहता। कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी, बालिका वधू। जाने उस लड़की का नाम क्या था, पर सूरत एकदम तुम्हारी सी थी बेटी। कली ने देखा, वैरागिनी के वेश में होने पर भी उन बड़ी बड़ी आंखों में विलास की स्पष्ट छाया थी, वैराग्य की नहीं। आईब्रो पेंसिल से संवरी चपल मुखरा दृष्टि की नुकीली भंगिमा मौलिक नहीं थी। गेरुआ कमीज के भीतर पहना गया नन्हा परिधान भी कली की अनुसंधानी दृष्टि से बच नहीं सका। सुघड़ बैसाखियों पर टिका यौवन कली को छल नहीं सकता था। चांदी की अंगूठी में पहना गया बड़ा सा प्रवाल संभवतः किसी दुष्ट ग्रह की शांति के लिए ही चांदी में मढ़ा गया था, क्योंकि उसी कलाई में बंधी गोल घड़ी की सुवर्ण चोटी सी गुथी मोटी चेन कम से कम 3 तोले की थी।
क्या उस वैरागिनी के लिए भी समय की उपादेयता थी? और इसके साथ ही कृष्णकली उपन्यास का अध्याय 21 यहीं पर समाप्त होता है। अगले ही अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।